साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर। यूपी टेट पोर्टल को लेकर के एक नया अपडेट आ चुका है। कल ये संशोधन हुआ है। इस संशोधन के बाद क्या कुछ हो गया है अब आपको समझाता हूं इस सेशन में। मृतक आश्रितों के लिए आवेदन आसान हो गया और जिन्होंने केवल पेपर 1 का आवेदन किया था, पेपर 2 का आवेदन गलती से मान लीजिए नहीं किया था, या पहले उनका मूड पेपर 2 का आवेदन करने का नहीं था, बाद में मूड बन गया पेपर 2 का आवेदन करने का, तो उनके लिए भी अब ऑप्शन ओपन हो चुका है। सारी अपडेट को इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूं, समझाने वाला हूं और आपके अन्य जो डाउट्स हैं उनको भी समझाने वाला हूं। तो कृपया अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और सभी लोगों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आप सभी लोगों का प्यार और समर्थन मिलता रहेगा। लगातार मैं आप सभी को इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से इंफॉर्मेशन प्रदान करता रहता हूं, तो उम्मीद करूंगा कि आप सभी लोग वीडियो को प्यार और समर्थन भी उतना ही देंगे कि आपको किसी भी अपडेट के लिए कहीं भटकने की जरूरत नहीं होगी। सभी प्रकार के इंफॉर्मेशन इस प्लेटफॉर्म पर मैं आपको दे दूंगा। आइए सेशन का प्रारंभ करेंगे, चर्चा करेंगे। आज आपके सामने ये खबरें आई होंगी अखबारों के माध्यम से। क्या कुछ है खबर, तो इससे क्या फायदा होगा आम विद्यार्थियों का, वो भी बात बताने चल रहा हूं कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने यूपी जो अध्यापक पात्रता परीक्षा पोर्टल में महत्वपूर्ण संशोधन करके अभ्यर्थियों को राहत दिया है। क्योंकि ये खबर बहुत छोटी छोटी दिखाई पड़ रही होगी आपको, तो इसके जो मूल हिस्से हैं उसको आगे मैंने स्लाइड में बांट रखा है, आगे आपको समझा देता हूं क्या कुछ स्थिति बनी हुई है। देखिए यहां पर शिक्षा सेवा चयन आयोग ने पोर्टल में महत्वपूर्ण बदलाव कर दिया और एक बड़ी राहत दे दिया। अब ऐसे सेवारत शिक्षक जो 1990, 91, 92 में मृतक आश्रित श्रेणी के तहत केवल इंटरमीडिएट योग्यता पर नियुक्त हुए थे, आवेदन प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे। वो आवेदन प्रक्रिया इंटरमीडिएट की योग्यता होने के कारण उनको ऑप्शन ही नहीं मिला था, उनके लिए कॉलम ही नहीं मिला था कि वो अप्लाई कैसे करें, क्योंकि इंटरमीडिएट के बेस पर यह अप्लाई करना तो यूपी टेट नहीं था, इसलिए वो कॉलम नहीं बनाया गया था। अब उस चीज की आवश्यकता को समझते हुए अब तक ऐसे अभ्यर्थी यूपी टेट का फॉर्म नहीं भर पाए थे, क्योंकि उनके पास स्नातक, बीटीसी या बीएड की डिग्री नहीं थी। वो मृतक आश्रित कोटे में हुए थे, इंटरमीडिएट के बाद ही उनका सिलेक्शन हो गया था, तो उनके पास ये डिग्री नहीं थी, इसलिए उनके लिए ऑप्शन नहीं ओपन हो रहा था। अब पोर्टल में संशोधन के बाद ऐसे अभ्यर्थी विशेष चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे, उनके लिए एक ऑप्शन दिया जाएगा, है ना, उनके लिए ऑप्शन दिया जाएगा, उस पर वो टिक करेंगे। शैक्षिक विवरण भरने की आवश्यकता उनको नहीं होगी और वो आवेदन करेंगे। केवल उनको सैलरी स्लिप अपनी लगानी होगी, केवल सैलरी स्लिप की जानकारी देनी होगी, उसके अलावा उन्हें अन्य योग्यताओं की जानकारी नहीं देनी होगी। इसके साथ ही आयोग ने उन अभ्यर्थियों को भी सुविधा दी है जिन्होंने पहले 1 से 5 श्रेणी में आवेदन किया था, 6 से 8 की श्रेणी में आवेदन नहीं किया था। ऐसे लोगों को भी सुविधा प्रदान कर दी गई है कि अब वो 6 से 8 श्रेणी में भी आवेदन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो 6 से 8 की श्रेणी में आवेदन, तो उसके लिए क्या करना है कि ऐसे अभ्यर्थी लॉगिन करने के बाद एग्जाम ऑप्शन में जाकर ऐड अदर पेपर विकल्प का चयन करेंगे और आगे की प्रक्रिया पूरी कर देंगे। करना क्या होगा, लॉगिन करना होगा। सबसे पहले लॉगिन पेज पर जाएंगे, तो लॉगिन पेज में ओल्ड लॉगिन पर जाएंगे, न्यू रजिस्ट्रेशन की तरफ नहीं जाएंगे, ओल्ड लॉगिन की तरफ जाएंगे। अपना जो है रजिस्ट्रेशन नंबर या जो भी पासवर्ड है उसको डाल करके एग्जाम ऑप्शन पर जाएंगे और एग्जाम ऑप्शन पर जाएंगे। अगर प्राइमरी अप्लाई किए हुए हैं तो उनके सामने विकल्प आएगा ऐड अदर पेपर विकल्प, ये चयन आएगा, उस पर ऐड अदर पेपर का विकल्प जो है चयनित करना होगा। जब उसको चयनित करेंगे तब फिर आपको दोबारा से शैक्षिक योग्यता का विवरण भरने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि एक बार आपने शैक्षिक योग्यता का विवरण भर दिया है, दोबारा से ऑप्शन नहीं देगा। मतलब आप दोबारा ये चाह रहे हैं कि हमने डीएलएड के आधार पर प्राइमरी भर दिया है और हम बीएड भी हैं, तो हम बीएड के आधार पर अब जूनियर भर दें, तो ऐड अदर ऑप्शन में जब आप फिल करने जाओगे तो वहां शैक्षिक योग्यता का विवरण दर्ज करने के लिए ऑप्शन नहीं खुलेगा। आपके उसी डीएलएड के आधार पर ये वाला पेपर भी अप्लाई हो जाएगा, यानी बोथ पेपर में अप्लाई आप कर लेंगे। 1000 रुपए पेमेंट आपका और कट जाएगा। ठीक है, इसके अलावा कुछ अन्य भी जानकारियां मैं साझा कर देना चाहता हूं। जैसे बहुत सारे बच्चों का मुझे तक मैसेज आया है कि सर जी आधार पर मेरा नाम कुछ और है और मेरे मार्कशीट पर कुछ और नाम है, आधार मिसमैच दिखा रहा है। तो देखिए मिसमैच वो दिखा रहा है तो इसका कतई मतलब ये नहीं कि आपका ओटीआर नहीं होगा।
आप अपने से आवेदन ना करिए, क्योंकि आप तकनीकी चीजों को नहीं समझ पा रहे हैं। आप साइबर कैफे पर जाइए, जो फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं उनसे जाइए, उनको बोलिए, और आधार मिसमैच होने के बावजूद भी आपका आवेदन हो जाएगा। आप आवेदन कंप्लीट कर लीजिएगा। रही बात आपके सर्टिफिकेट पर जो नाम आएगा, वो आपके हाई स्कूल बेस के आधार पर आएगा। लाखों की संख्या अभ्यर्थियों की ऐसी है जिनके आधार कार्ड पर नाम कुछ और है और उनके मार्कशीट पर नाम कुछ और है। कुछ अभ्यर्थियों के नाम में गड़बड़ी है तो कुछ के माता पिता के नाम में गड़बड़ी है। कोई ना कोई गड़बड़ी जरूर मिल रही है। तो इसका मतलब क्या है कि लाखों लाख लोग आवेदन करने से वंचित रह जाएंगे। अभी भी समय है। आवेदन की अंतिम तिथि आपकी 26 तारीख है। उससे पहले अगर मिसमैच है तो अब आपका इतना जल्दी अपडेट नहीं हो जाएगा। आप आवेदन करिए, किसी भी कंडीशन में आवेदन करिए। फेल नहीं हो रहा आपका सिस्टम, ओटीआर आपका कंप्लीट हो जाएगा। बस केवल वो मिसमैच दिखाएगा, तो उसको दिखाने दीजिए। आप अप्लाई करिए। आप अप्लाई करेंगे, उसके बाद की प्रक्रिया में देखा जाएगा क्या होगा। संशोधन बाद में होता रहेगा। केवल मिसमैच कर देने से आप बाहर नहीं हो जाएंगे। आपकी परीक्षा होगी। आयोग को भी यह बात समझ में आ रही है। आने वाले टाइम पर आपने फिलहाल देखा होगा, आयोग ने अपना एक नंबर भी जारी किया है कि आपकी तकनीकी समस्या में आयोग ने स्वीकार किया है कि आपके ओटीआर में टेक्निकल फॉल्ट आ रहा है, जिसके लिए हमें खेद है। इसलिए उन्होंने नंबर जारी किया। वो नंबर मैंने पिछली वीडियो में आपको समझाया था, बताया था। तो अगर आपका मिसमैच है, जैसे कुमारी लग गया है नाम में, मार्कशीट में नहीं लगा हुआ हाई स्कूल के, या हाई स्कूल के नाम में कुमारी लग गया है और उसमें नहीं लगा हुआ है, या नाम में कोई मिस्टेक है, पिताजी के नाम में कोई मिस्टेक है, आधार मिसमैच बता रहा है, लेकिन फिर भी आवेदन हो जाएगा। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने आवेदन किया। मैंने स्वयं 1-2 विद्यार्थियों का आवेदन करके देखा, मिसमैच होने के बाद भी आवेदन हो गया, ओटीआर हो गया, फॉर्म फिलअप हो गया। कर दीजिए फॉर्म फिलअप, उसके बाद देखा जाएगा अगली प्रक्रिया। और वो जो आपका डाटा उठाया जाएगा, यूपी टेट के सर्टिफिकेट पर जो डाटा उठाएगा, वो हाई स्कूल डाटा के आधार पर आपका उठाएगा। तो इसमें कोई लफड़ा नहीं होगा। बहुत सारे विद्यार्थी का ये सवाल आया कि मैंने बीटीसी के आधार पर प्राइमरी भरा है, क्या मैं जूनियर को बीएड के आधार पर भर सकता हूं? और बहुत सारे विद्यार्थियों ने जूनियर के एजुकेशनल सेक्शन में जाकर के उन्होंने बीएड को फिल किया है, एक साथ फिल किया है। कोई दिक्कत नहीं है उसको लेकर के। अब दोबारा से भी सेकंड पेपर को अप्लाई करने का ऑप्शन आ गया है। तो इसका मतलब है कि जितने विद्यार्थी प्राइमरी में अप्लाई किए हैं, सेकंड पेपर को अप्लाई करेंगे तो सेंटर आपका एक ही पड़ेगा, सेंटर आपका अलग अलग नहीं पड़ेगा। और अन्य प्रकार की यदि कोई प्रॉब्लम और भी आ रही है, आपके आवेदन में अन्य समस्याएं आ रही हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। मैं आपके कमेंट को देख करके उससे रिलेटेड एक और वीडियो बना दूंगा। बाकी समस्याएं तो अनंत आ रही हैं, वो भी समस्याएं लगातार आ रही हैं जिनको मैं ऑलरेडी वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुका हूं। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट को लेकर के वो समस्याएं लगातार वीडियो में कमेंट में आ रही हैं। मैंने बताया कि नवीनतम हो, आपके आवेदन करने की अंतिम तिथि से पहले आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट मान्य होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए। उस पर भी लगातार कमेंट आ रहा है कि सर मेरा 2 साल पुराना है, 1 साल पुराना है, ये तमाम एक्सपायर हो गया। क्या ही है बात? जब एक्सपायर हो गया है, ईडब्ल्यूएस ऐसा सर्टिफिकेट है जो हर साल बनता है, वो वित्तीय वर्ष पर निर्भर करता है। तो वो बातें नहीं समझ में आ रही वित्तीय वर्ष वाली, तो उसमें कमेंट आ रहा है, जवाब नहीं जा रहा है, तो नकारात्मकता आ रही है। बात करें अगर ओबीसी एससी सर्टिफिकेट का, तो एससी का लाइफ टाइम वैलिड होता है। ओबीसी सर्टिफिकेट में 3 साल के भीतर का होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि ऑनलाइन वो रजिस्टर हो, ऑनलाइन वो दिखाई दे, वेरीफाई हो, बस इतने से काम हो जाएगा। आधार कार्ड में आपका नाम मैच नहीं कर रहा है मार्कशीट के हिसाब से, आवेदन करिए, आवेदन कंप्लीट हो जाएगा आप सभी का। मैंने करके देख लिया है। अब जब क्या ही करें, आधार में गड़बड़ी है, कहीं कहीं मार्कशीट में गड़बड़ी है। अब इतनी ज्यादा गड़बड़ी लोगों ने ध्यान नहीं दिया इससे पहले, और इतने जटिल प्रक्रिया आयोग की इस आवेदन या और ओटीआर करने की हो गई है कि ऐसे में कई लाख विद्यार्थी बाहर हो जाएंगे, जो आयोग कतई नहीं चाहेगा कि ऐसे विद्यार्थी बाहर हो जाएं इतनी लाखों की संख्या में। तो आवेदन कर दीजिएगा। उम्मीद करेंगे कि आप सभी को यह सेशन समझ में आ गया होगा, सारी बातें समझ में आ गई होंगी। कोई अन्य जानकारी चाहिए तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। मैं आपके कमेंट को रीड करके रिप्लाई भले नहीं करूंगा, लेकिन उससे रिलेटेड वीडियो बहुसंख्यक मात्रा में जो कमेंट आएंगे उसके आधार पर वीडियो में कर दूंगा और जानकारी दे दूंगा। इस सेशन में फिलहाल इतना ही। अगर वीडियो यहां तक देख लिए होंगे तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।